नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को कैरियर क्लासेस लर्न के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आगामी सीटेट 2026 के लिए जो है पियाजे, कोहलबर्ग एवं वाइगोत्स्की के सिद्धांत का नया सीरीज स्टार्ट किए थे और ये अध्याय 5 सक्सेस मास्टर बुक से लिया गया है। इससे पहले भी सक्सेस मास्टर बुक का अध्याय 1, 2, 3 और 4 उस पर डिस्कशन पूरी व्याख्या के साथ कर चुके हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर भी डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं पियाजे, कोहलबर्ग एवं वाइगोत्स्की के सिद्धांत का। इसमें से हम पियाजे पर हम बात कर रहे हैं। इससे पहले 2 पार्ट हम इसका बना चुके हैं। आज इसका तीसरा पार्ट है, ये आज खत्म हो जाएगा। इसके बाद कोहलबर्ग पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज पियाजे का तीसरा पार्ट जो आज लास्ट है उसको हम देख लेते हैं। फिर कोहलबर्ग के नैतिक विकास पर हम बात करेंगे। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास पर हम 2 पार्ट बना चुके हैं और पियाजे के नैतिक विकास का भी कुछ पार्ट आज इसमें देखेंगे। उसके बाद कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास है उसको तो देखेंगे ही। पियाजे फेमस है संज्ञानात्मक विकास के लिए, कोहलबर्ग फेमस है नैतिक विकास के लिए, वाइगोत्स्की फेमस है संज्ञानात्मक विकास के लिए। ठीक है, तो चलिए हम अगला पार्ट देखते हैं। तो चैनल से आप लोग जुड़ जाए। चलिए, हम तीनों पियाजे के तीनों अवस्था के बारे में हम जान लिए थे। आज हम जानेंगे 3 पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व। यानी पियाजे के सिद्धांत पढ़ने के बाद एक शिक्षक को इससे क्या फायदा होने वाला है और किस तरह से वो बच्चों के लिए पाठ्यक्रम का निर्धारण करेंगे, शैक्षिक माहौल तैयार करेंगे। तो आज हम देखते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक या मानसिक विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। पियाजे महोदय कहते हैं कि बच्चों में जो संज्ञानात्मक विकास है या मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास सब एक ही है। तो ये जो है बच्चों में निरंतर चलते रहता है। बच्चा कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहता है। संज्ञानात्मक विकास कहने का मतलब सोचने समझने की शक्ति, तर्क करने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, विचार विमर्श करने की शक्ति, ये सब चीजें आता है, बुद्धि आ जाता है। बालकों का मानसिक विकास धीरे धीरे एक सोपान यानी कि क्रम के तहत होता रहता है। सोपान यानी क्रम, यानी बालकों का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो क्रम में होते रहता है। ठीक है, ना कि संवेदी पेशे में हुआ उसके बाद एक के बाद जाके किशोर अवस्था में होगा, ऐसा नहीं। संवेदी पेशे के बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होगा, फिर पूर्व संक्रियात्मक के बाद मूर्त संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक के बाद अमूर्त संक्रियात्मक। ठीक है, तो इस तरह से क्रम बाय क्रम विकास होता है। अध्यापकों को पहले बालकों के मानसिक विकास की अवस्था का निर्धारण कर तब उसके शिक्षित करने हेतु योजना बनानी चाहिए। यानी कि बच्चों को देख लेना है कि उसका मानसिक विकास जो है किस स्तर का है। संवेदी पेशी अवस्था का है, उस अवस्था में तो बच्चे स्कूल आता नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो जन्म से 2 वर्ष तक होते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा स्कूल आता है लास्ट स्टेज में, या उससे पहले भी जो है वो आंगनबाड़ी में पढ़ता है या फिर प्री प्राइमरी में वो पढ़ता है। तो वहाँ पे भी शिक्षक को उसके स्तर के अनुसार, उसकी अवस्था के अनुसार शिक्षा का जो है उसके अनुसार तैयारी करना पड़ता है। ठीक है, यानी बच्चों के स्तर के अनुसार उसके अवस्था जो है, इस अवस्था में उसका मानसिक स्तर उस अवस्था का कैसा है, तो इस स्तर के अनुसार हम उसका शैक्षिक वातावरण तैयार करेंगे, उसका शैक्षिक पाठ्यक्रम तैयार करेंगे। तार्किक चिंतन के विकास में बाल्यावस्था महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है। तार्किक चिंतन यानी मानसिक विकास में जो है तार्किक चिंतन यानी कि लॉजिकल थिंकिंग, यानी किसी चीज के बारे में अच्छाई बुराई उस चीज के बारे में सोचना, ये चीज कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो तार्किक चिंतन जो है बाल्यावस्था में सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, बाल्यावस्था की महत्वपूर्ण कड़ी है तार्किक चिंतन। अतः देखिए, बाल्यावस्था में तार्किक चिंतन होता है लेकिन ज्यादातर जो है मूर्त चीजों को लेकर के होता है। ठीक है, ये पियाजे भी कहते हैं। पियाजे जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष में करते हैं, क्योंकि इसमें बच्चा मूर्त चीजों को देख करके तार्किक चिंतन यानी लॉजिकल थिंकिंग ज्यादा करता है, न कि अमूर्त चीजें जो सामने में रहता है उस पर ज्यादा सोच विचार करता है। अतः शिक्षकों को बच्चों के तार्किक क्षमता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। यानी बाल्यावस्था में बच्चों को किस तरह से तर्क क्षमता का विकास हो, उसे अलग अलग तरह के पजल दे के विभिन्न तरह के खेल करवाएं, अलग अलग तरह के समूह बना के वाद विवाद करने के लिए अवसर देंगे, चर्चा करने के लिए अवसर देंगे, जिससे उसका तार्किक चिंतन बढ़े। वर्ग में समान रुचि के विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूहों में विभाजित करके उससे विचार विमर्श के माध्यम से तार्किक बुद्धि के विकास के अवसर देने चाहिए। यानी वर्ग में क्या करना है, छोटे छोटे समूह में बच्चों को बांट देना है, जिसमें सभी बच्चों को एक एक टॉपिक देकर के उस पर
वाद विवाद विचार विमर्श करने के लिए बोलेंगे। जैसे बच्चों को बोल देंगे कि अगर तुम पक्षी होता तो क्या करता, तो सभी आपस में अपना अपना बात विचार रखेगा। इससे क्या होगा, उसका तार्किक चिंतन बढ़ेगा। ठीक है। बच्चों के को गलती करने एवं उसे स्वयं सुधारने का पर्याप्त अवसर देना चाहिए। बच्चे अगर गलती कर रहे हैं तो उसे खुद से सुधारने का अवसर देना चाहिए, ना कि उसके गार्जियन को बोलना है, ना प्रिंसिपल को बोलना है। बच्चों को हमें अवसर देना है कि वो अपना गलती खुद से ठीक करके उसके अनुभव लेकर के वो सीखे। बच्चा करके ही सीखता है। ठीक है। बच्चा नन्हा वैज्ञानिक होता है, ये पियाजे महोदय ही कहे हैं। बच्चा करके सीखता है, ये पियाजे महोदय कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षकों को प्रयोगात्मक शिक्षा एवं व्यवहारिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। शिक्षक को कैसा प्रयोग के आधार पर, यानी बच्चा करे, खुद से करे, ऐसा शिक्षा का व्यवस्था करना चाहिए। व्यवहारिक शिक्षा यानी कि जो उसके जीवन से जुड़ा हुआ हो, उसके परिवेश से जुड़ा हुआ हो, ऐसा शिक्षा हमें देना है, पर बल देना चाहिए। प्रयोगों के माध्यम से बालकों में नवीन विचार का संचार होता है। ठीक है। अगर बच्चा खुद से, खुद के हाथ से करके सीखता है तो वो क्या होता है, उससे उसके दिमाग में नया विचार आता है, जिससे वो और उससे करने के लिए प्रोत्साहित होता है। नवीन दृष्टिकोण मौलिक अन्वेषण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। नवीन दृष्टिकोण जो है मौलिक अन्वेषण के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नवीन दृष्टिकोण यानी नया दृष्टिकोण, नया सोच विचार, नया सोच का तरीका, वो क्या होता है, मौलिक होता है। क्या होता है, यूनिक होता है, जो किसी काम को करने में बच्चों को क्या करता है, मतलब मदद करता है। ठीक है। तो इसलिए हमें उसे प्रयोगात्मक रूप से व्यवहारिक शिक्षा पर बल देना है, प्रयोगात्मक शिक्षा पर बल देना है, जिससे बच्चा खुद से करके सीखे और नया दृष्टिकोण उसके अंदर आए नई चीजों को करने के प्रति। शिक्षक को वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करते रहना चाहिए। यह प्रतियोगिता नवीन सोच एवं नवीन विचारों को जन्म देती है। शिक्षकों को जो है वाद विवाद का प्रतियोगिता करना चाहिए, जिससे बच्चा जो है क्या करे, आपस में बातें कर सके किसी टॉपिक को लेकर के। ठीक है। एक टॉपिक 4-5 समूह बांट के उसमें वाद विवाद की प्रक्रिया हम करवा सकते हैं। एक टॉपिक लेकर के सभी ग्रुप जो है आपस में बातें करेगा और उस चीज के ऊपर जो है बात करेगा। ठीक है। इससे क्या होगा, वाद विवाद यानी कि नया नया सोच, नया नया तरीका से बच्चा अपना बात रख पाएगा। इसलिए वाद विवाद की प्रतियोगिता क्लास में होनी चाहिए। किसी टॉपिक के ऊपर विचार विमर्श करना, उस पर चर्चा करना, यही वाद विवाद प्रतियोगिता हो। चलिए अब जीन पियाजे के कुछ अन्य सिद्धांत है जिसके बारे में हम बात करेंगे। पहला निर्माण और खोज का सिद्धांत किसने दिया है, जीन पियाजे। यानी कि बच्चा जो है खुद से निर्माण करता है, यानी खुद से करके वो सीखता है और उससे खोज करता है। खुद से निर्माण करता है, खुद से खोजता है और खुद के अनुभव से ही वो सीखता है। अब यहाँ पर देखिए, प्रत्येक बालक अपने अनुभवों को अर्थपूर्ण बनाने के लिए क्रियाशील होता है। यानी प्रत्येक बच्चा जो है अपने पूर्व के अनुभवों को क्या करना चाहिए, अनुभवों को अर्थपूर्ण बनाने के लिए, उसे सही ढंग से सीखने के लिए वो क्रियाशील रहता है, यानी काम करते रहता है। ठीक है। वह यह जानने के लिए प्रयत्नशील होता है कि उसके विचार संबद्धता पूर्वक मेल खाते हैं या नहीं। बच्चे उन व्यवहारों और विचारों की समय समय पर खोज और निर्माण करते हैं, जिन व्यवहारों और विचारों का उन्होंने कभी पहले प्रत्यक्ष नहीं किया है। जैसे इससे समझिए कि बच्चा का पूर्व का अनुभव क्या है। अगर कोई बोला, माँ बोला या पापा बोला कि तुम्हें मोबाइल नहीं गिराना है। ठीक है। क्या बोला, मोबाइल तुमको नहीं गिराना है, नहीं तो मोबाइल खराब हो जाएगा। ये अनुभव उसके पास है और इस चीज को वो अर्थपूर्ण बनाने के लिए वो हमेशा काम करता है। यानी उसको पर सोचता है कि कब इसको गिराएं कि जो है ये मोबाइल से पता चले कि सही में खराब होता है कि नहीं होता है। यह जानने के लिए प्रयत्नशील होता है और उसके विचार सम्मतता पूर्वक मेल खाते हैं या नहीं। बच्चे उन व्यवहारों और विचारों की समय समय पर खोज और निर्माण करते हैं। खोज और निर्माण यानी कि बच्चा क्या करेगा, मोबाइल गिरा के देखेगा, मोबाइल खराब हो गया, अब बच्चा सीख जाएगा कि हाँ सही बात है, मोबाइल गिरेगा तो टूट जाता है, खराब हो जाता है। एक और अनुभव लीजिए, जैसे बच्चा को अगर माँ बोल दी कि लालटेन या फिर गर्म चीज को नहीं छूना है, बच्चा अनुभव उसको बताया, बच्चा ने खुद से छू कर करके नहीं देखा। ठीक है। खुद से नहीं छुआ तो उसे पता है कि बस अनुभव है कि हाँ छुएंगे तो जो है जल जाएगा, लेकिन वो अनुभव संबद्धता पूर्वक मेल कब खाएगा, जब उसको वो करके देखेगा, प्रत्यक्ष रूप से वो करके देखेगा।
यानी यहाँ पर बोल रहा है कि प्रत्यक्ष नहीं किया होता, यानी पहले जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया होता वो अब करके देखेगा तब वो चीज सीखेगा। यानी लालटेन को या फिर गर्म चीजों को छुएगा तो उसका हाथ जलेगा, इससे अनुभव आएगा कि हाँ अब वो अनुभव जो था उससे संबंधापूर्वक मेल खा गया, तो अब जो है वो चीजें वो सीख गया, अब फिर बाद में वो नहीं करेगा। यही चीजें यहाँ पर बता रहा है कि बच्चा जो है अपने अनुभवों से सीखता है और करके सीखता है। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से करके वो सीखता है, करके सीखने से उसका ज्ञान क्या होता है, अस्थायी होता है। तो यही है। आपसे पूछेगा कि निर्माण एवं खोज का सिद्धांत कौन दिया, तो पियाजे ने दिया, यही पूछेगा आपसे। अगला है पियाजे का विचार है कि ज्ञानात्मक विकास केवल नकल न होकर खोज पर आधारित होना चाहिए, यानी बच्चों को हमें रटाना नहीं, ठीक है, उसे खोज पर आधारित प्रश्न देना है। जैसे बच्चा को बोलना है कि अगर अगर तुम पक्षी होते तो क्या करते, इससे बच्चा क्या होगा, रटा रटा या चीजें नहीं बताएगा। जैसे हम बोलेंगे कि गाय पर तुम लेख लिखो, तो गाय पर लेख लिखने के लिए अगर जो वो कहानी रट के आया है कि गाय का 4 पैर होता है, गाय के 2 आंख होते हैं, गाय को दूध देती है, ये सब रट के आया है तो वो लिख लेगा। लेकिन आपको बोलना है कि गाय के बारे में खुद से सोच करके, सोच विचार करके लिखना है, यानी तो अपने विद्यालय के ऊपर अपने अनुभव को लिखना है। इससे क्या होगा, बच्चों में जो है नया तरीका से सोच करके लिखेगा, समझ गए। तो वो नकल ना हो करके उसके खोज पर आधारित होगा, उसके अनुभव पर आधारित होगा, समझ गए। नवीनता या खोज को उद्दीपन, अनुक्रिया, समयानीकरण के आधार पर नहीं समझाया जा सकता। ठीक है, उदाहरण के लिए एक 4 साल का बालक यदि भिन्न भिन्न आकार के प्यालों को प्रथम बार क्रम में लगा देता है तो यह उसकी बुद्धि, बौद्धिक बुद्धि की खोज और निर्माण से संबंधित है। यानी पहली बार बच्चा जो है किसी प्याले को लाइन में लगा दिया तो यानी उसके खोज का सिद्धांत, मतलब वो पहली बार वो करके सीखा, क्या किया, वो करके सीखा, बौद्धिक बुद्धि के खोज और निर्माण से संबंधित है। यानी खोज किया, यानी खुद से किया तब वो उसका निर्माण किया, यानी करके सीखा। ठीक है, तो यही है निर्माण एवं खोज का सिद्धांत, समझ गए। चलिए अब आगे देखते हैं कार्य और क्रिया का अर्जन। कार्य क्रिया का अर्जन का इसका मतलब हुआ, सीधा समझिए कि जब बच्चा धीरे धीरे ऐसी मानसिक क्रियाएं यानी लॉजिकल थिंकिंग सीख लेता है जिससे क्या है वह चीजों को तर्क के आधार पर समझने और हल करने लगता है, वही कार्य और क्रिया का अर्जन है। ठीक है, कार्य के लिए वो जो कोई काम करने के लिए वो क्रिया करता है, ठीक है, और कैसा क्रिया करता है, तो लॉजिकल थिंकिंग के आधार पर, सोच के आधार पर करता है। ठीक है, आसान भाषा में इसको समझेंगे तो जब बच्चा केवल देखने सुनने पर निर्भर नहीं रहता बल्कि सोच और सोच कर तर्क लगाकर काम करता है तो उसे कार्य और क्रिया का अर्जन कहते हैं। चलिए एक एक करके पॉइंट हम देखते हैं। कार्यात्मक क्रिया का तात्पर्य उन विशिष्ट प्रकार के मानसिक दिनचर्या से है जिसकी मुख्य विशेषता उत्क्रमणशीलता है। उत्क्रमणशीलता कहने का मतलब कि जो अनुभव है बच्चों को, जो चीज कर रहा है वो अगर 2 + 2 4 कर रहा है तो वो 4 से वापस आके 2 भी कर सकता है, कि 4 से कितना घटाएंगे कि 2 होगा। ये चीजें उत्क्रमणशीलता है, वो आ जाता है वापस। ठीक है, मूल बिंदु पे वापस आने की जो है क्षमता उसमें हो जाती है। ठीक है, यानी a+b² कैसे हुआ ये बच्चे अब बता देता है। ठीक है, पूरा जैसे a² + 2ab + b², ये तो रटंत है लेकिन अब वो उसको हल करके भी दिखा सकता है। ठीक है, तो यही है उत्क्रमणशीलता। अब देख लीजिए, प्रत्येक कार्यात्मक क्रिया का एक तर्कपूर्ण विपरीत प्रभाव होता है। उदाहरण के लिए एक मिट्टी के चक्र को 2 भागों में क्या है, तोड़ दिया, तोड़ना तब दोनों टूटे हुए भागों को पुनः जो है चक्र के रूप में जोड़ना, एक कार्यात्मक क्रिया। ये क्या है, एक कार्यात्मक क्रिया। बच्चे जो है अपने अनुभव से क्या करता है, इसको करता है। बच्चे खिलौना को तोड़ करके फिर से जोड़ने की प्रक्रिया करता है, यानी वो कार्य क्रिया का जो है अनुभव ले रहा है। कार्यात्मक क्रिया की सहायता से बच्चे मानसिक रूप से वहां पुनः पहुंच जैसे हैं जहां उन्होंने कार्य प्रारंभ किया था। हम पहले बताए जहां वो कार्य प्रारंभ किया था वो वहां पर पुनः पहुंच सकता है। ठीक है, यानी बच्चा जो है एक पजल अगर उसको हल कर लेके दीजिए तो पहली बार पजल अगर गलत कर देगा लेकिन दूसरी बार जो है वो कर देगा, अगर आप बताइएगा तो, यानी कि वो मूल बिंदु पर वापस आ सकता है। जहां से आप शुरू करिएगा वो अगर उसको आप पूरी तरह से बता दिएगा तो फिर से वो शुरू से आके वो चीज करने लगता है। ठीक है, यही है, वह पुनः कर सकता है कोई भी चीज जहां से उन्होंने कार्य प्रारंभ किया। बौद्धिक बुद्धि का केंद्र इन्हीं कार्यात्मक क्रिया का अर्जन क्या है, बुद्धि, बौद्धिक
वृद्धि का केंद्र इन्हीं कार्यात्मक क्रिया का, यानी बौद्धिक वृद्धि जो होता है बच्चा में, संज्ञानात्मक विकास का जो वृद्धि होता है, बुद्धि का वृद्धि होता है, तो वो जो है यही कार्य और क्रिया के अर्जन के द्वारा ही बच्चा बुद्धि अर्जित करता है। ठीक है। अब है पियाजे का विचार है कि जब तक बालक किशोरावस्था तक नहीं पहुंच जाता तब तक वह भिन्न भिन्न विकास अवस्थाओं में भिन्न भिन्न वर्गों की कार्यात्मक क्रिया का अर्जन करता है। यानी बच्चा जब तक किशोरावस्था तक नहीं पहुंच जाता तब तक अलग अलग अवस्था में जो है अलग अलग तरह के अनुभव को प्राप्त करता है। ठीक है, समझ गए। अब है एक विकास अवस्था से दूसरी में पदार्पण यानी प्रारंभ के लिए दो तथ्य आवश्यक है, सात्विकरण और संतुलन स्थापित करना। आत्मसातीकरण और समायोजन। ठीक है, आत्मसातीकरण और समायोजन को हम बहुत ही अच्छे से बताए हुए हैं, यानी पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान के साथ जोड़ना। जैसे पूर्व ज्ञान में बच्चा जान रहा है कुत्ता 4 पैर होता है, काला होता है। ठीक है, अब जो है वो उसी तरह से जो है एक बिल्ली को भी देख लिया, काला है 4 पैर है, तो उस बिल्ली को भी कुत्ता बोल देना ही उसका आत्मसातीकरण है। यानी पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान के साथ जोड़ना, वो क्या कहलाता है? आत्मसातीकरण। और संतुलन या समायोजन होता है पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को नवीन ज्ञान में बदलाव करना। यानी पूर्व ज्ञान में जो है नवीन ज्ञान के अनुसार उसमें बदलाव करने की प्रक्रिया का कहलाता है समायोजन। ठीक है, अब उसको बता देगा कोई कि नहीं ये बिल्ली कुत्ता नहीं बिल्ली है, तो वो अपने स्कीमा में जो है बदलाव कर लेगा। उसका जो ज्ञान का भंडार है वो जो कुत्ता के प्रति उसका स्कीमा बन गया था कि नहीं 4 पैर होता है, काला होता है, कुत्ता होता है, अब उसके स्कीमा में ये बदलाव करेगा। तो बदलाव करेगा वहां पे संतुलन स्थापित करेगा और समायोजन करेगा। ठीक है, यही है। तो प्रत्येक अवस्था में नई अवस्था में प्रवेश कर, यानी कि देखिए किशोर शेषावस्था का या फिर समझिए इंद्रिय जनित कामक अवस्था का अनुभव अलग होता है, लेकिन उसी अनुभव को जो है बच्चा जब शुरुआत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में प्रवेश करता है, ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष में प्रवेश करता है, तो 2 वर्ष की शुरुआत में वो पहले अनुभव को ही जो कहते हैं यूज करेगा, फिर उसमें कोई बताएगा, उसमें बदलाव आएगा, तब जाके वो नई चीजें सीखेगा। ठीक है, यही है आत्मसातीकरण और समायोजन। तो वही बता रहे हैं वहां पर कि किसी नई अवस्था में प्रवेश करने से पहले ये 2 चीजें बच्चों में होता है, तब जाकर नया अवस्था में कुछ सीखता है। सात्विकरण का अर्थ है बालक में उपस्थित एक विचार में किसी नए विचार या वस्तु का समावेश होना। ठीक है, सात्विकरण का क्या अर्थ है? बच्चा में जो है एक विचार में किसी नए विचार या वस्तु का समावेश हो जाना। पियाजे के अनुसार सात्विकरण बालक के प्रत्यक्षात्मक गत्यात्मक समन्वय से संबंधित है। ठीक है, पियाजे का कथन है कि सात्विकरण जो होता है आत्मसातीकरण बच्चों के प्रत्यक्ष और गत्यात्मक, ठीक है, प्रत्यक्षात्मक जो प्रत्यक्ष रूप से देख रहा है, और गत्यात्मक जो वो पीछे से करके आया है, गत्यात्मक जो वो अनुभव लेकर के आया है, जो करके देखा है। ठीक है, गत्यात्मक समन्वय से संबंधित है। ठीक है, जो सामने में है वो और जो पहले से अनुभव है वो, इसमें क्या होता है? समन्वय से संबंधित होता है। व्यवस्थापन या संतुलन का अर्थ है वो नई वस्तु या विचार के साथ समायोजन करना या अपने विचारों और क्रियाओं के नए विचारों और वस्तुओं में फिट करना। ठीक है, समायोजन का अर्थ है नई चीजें देख करके, नए विचार को देख करके उसमें पुरानी जानकारी में बदलाव करना या नई जानकारी फिट करना, इसलिए क्या है? समायोजन है। समझ गए? या संतुलन। तो इतना आई होप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं जीन पियाजे के नैतिक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे के नैतिक विकास का सिद्धांत यहाँ पर देखते हैं। नैतिक विकास पहले क्या होता है ये जान लेते हैं। नैतिक विकास कहने का मतलब हो गया कि बच्चे में धीरे धीरे सही और गलत की समझ का विकसित होना, विकास होना ही उसे, और उसके अनुसार व्यवहार करना ही क्या है? नैतिक विकास है। लिख सकते हैं आप, बच्चे में धीरे धीरे सही और गलत की समझ का विकास होना और उसी के अनुसार व्यवहार करना ही नैतिक विकास है। ठीक है, आसान भाषा में आप क्या समझ सकते हैं कि बच्चों में क्या सही है क्या गलत है का निर्णय लेना, यह उसके नैतिक विकास पर डिपेंड करता है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये नैतिक विकास को दर्शाता है। दूसरों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये नैतिक विकास को दर्शाता है। इसी प्रक्रिया को नैतिकता कहते हैं। जैसे आप इसको उदाहरण से समझ सकते हैं, एक छोटा बच्चा झूठ बोल देता है क्योंकि उसे डर लगता है कि हमें कोई मारे, ये मारेगा या पीटे। धीरे धीरे वो समझता है कि झूठ बोलना क्या है? गलत है, तो वो फिर से सच बोलना स्टार्ट कर देता है, और यह बदलाव ही क्या है? उसका नैतिक विकास है।
ठीक है। नैतिक विकास में क्या क्या शामिल है? सही गलत की पहचान, नियमों का पालन करना, दूसरों के प्रति सहानुभूति, ईमानदारी और जिम्मेदारी, ये सब नैतिक विकास के अंतर्गत आता है। अब पियाजे है, पियाजे महोदय नैतिक विकास के 2 अवस्था दिए। पहला दिए है परायत नैतिकता। पहला क्या है? परायत नैतिकता। ठीक है। इस परायत नैतिकता की अवस्था में क्या है? ये इसका उम्र है 2 से 8 वर्ष, लगभग 2 से 8 वर्ष। पियाजे के अनुरूप इस अवस्था का उद्भव जो होता है बालकों में, क्या होता है? असमान अंतःक्रिया से होता है। क्या होता है? असमान अंतःक्रिया से होता है। असमान कहने का मतलब यहाँ पे बड़ों में और छोटों में, यानी कि असमान, यानी कि असमान का हो गया, बड़े में जो हो गया माता पिता या शिक्षक जो बड़े होते हैं और बच्चे हो, इस दोनों में क्या होता है? असमान अंतःक्रिया से जो होता है इस अवस्था का क्या होता है? उद्भव होता है। ठीक है। इसमें जो है जैसे बड़ों असमान नैतिक अंतःक्रिया का मतलब है कि ऐसी बातचीत या संबंध जिसमें क्या हो कि एक व्यक्ति जो है हावी हो। जैसे बड़ा व्यक्ति जो होता है, जैसे माता पिता या शिक्षक हो, वो क्या होता है? इस उम्र में हावी होता है, यानी बच्चों को वो बातें मानना पड़ता है, वो जो कहते हैं वो मानना पड़ता है। ठीक है। और दूसरा बच्चा जो होता है केवल वो उसका पालन करता है। इसमें नहीं होता, यही होता है मतलब असमान अंतःक्रिया। यानी शिक्षक ने कहा चुप रहो तो बच्चा बिना सवाल किए चुप हो गया। ठीक है। यहाँ पे यह जो है असमान अंतःक्रिया, क्योंकि यहाँ दोनों बराबर नहीं है। ठीक है। तो यही है, इस अवस्था में क्या होता है? बच्चों में जो है बच्चा का उद्भव बालकों में असमान अंतःक्रिया से होते हैं। इस काल में बच्चों में नैतिक नियम जो होता है, बच्चों में जो नैतिक नियम होता है, नैतिक नियम हम आपको बताए दिए हैं। नैतिक नियम निरपेक्ष होता है। क्या होता है? निरपेक्ष, यानी एब्सोल्यूट। इंग्लिश में समझिएगा, एब्सोल्यूट, यानी बच्चे मानते हैं कि नियम हमेशा क्या होता है? सही होता है। क्या होता है? नियम हमेशा सही होता है। आप इसे लिख सकते हैं, निरपेक्ष का मतलब बच्चे मानते हैं कि नियम हमेशा सही होते हैं, उन्हें कोई गलती नहीं होता है, नियम में कोई गलती नहीं हो सकती है। ठीक है। निरपेक्ष का मतलब बच्चे मानते हैं कि नियम हमेशा सही होते हैं, उसमें कोई गलती नहीं हो सकती है। ठीक है। और अपरिवर्तनशील होता है। क्या होता है? अपरिवर्तनशील, यानी अनचेंजेबल, यानी उसमें उसके नियम, जो नियम होता है, जो बड़ों के द्वारा नियम बनाया गया है, जो समाज के द्वारा नियम बनाया गया है, उसमें बदलाव नहीं हो सकता है, नियम बदल नहीं सकता है। इस उम्र के बच्चे मानते हैं। ठीक है। तथा दृढ़ प्रवृत्ति के होते हैं। दृढ़ प्रवृत्ति मतलब रिजिड, वे जो है सख्त होते हैं, वे नियमों को बहुत सख्ती से मानते हैं। जो बोल दिए, टीचर बोल दिए चुप रहो तो वो चुप रहेंगे, माता पिता कह दिए उस जगह पे नहीं जाना है तो नहीं जाएगा, यानी कि वो समझते हैं कि ये करने से हमें क्या होता है? दंडित होगा, दंड मिलेगा, इसलिए वो ये चीजें नहीं करता है, इस चीज से वो बचता है। ठीक है। तो इस अवस्था में उसका नैतिकता क्या होता है? बच्चों में जो है नियमों को बड़ों द्वारा जो बनाया गया नियम है वो मानता है। ठीक है। बड़े द्वारा जो नियम बनाया गया है वो मानता है, सोचता है कि नियम बिल्कुल बदल नहीं सकता है, सही गलत का फैसला परिणाम देखकर करता है। ठीक है। सही गलत का फैसला जो है रिजल्ट देखकर करता है, न कि इरादा से, न कि सोच समझ कर। ठीक है। दंड से जो है इस अवस्था में बहुत ही डरता है बच्चा। जैसे क्या है? राम ने गलती से 5 गिलास तोड़ दिया। क्या किया? राम गलती से 5 गिलास तोड़ दिया, 5 वो गिलास तोड़ दिया। वहीं पर श्याम जानबूझकर क्या किया? 1 गिलास तोड़ दिया। ये जानबूझकर श्याम तोड़ा। ठीक है। श्याम क्या किया? जानबूझकर तोड़ा। राम जो है गलती से 5 गिलास तोड़ा। लेकिन तो इस अवस्था के बच्चा से पूछा जाए तो वो बच्चा कहेगा कि राम की गलती ज्यादा है, क्योंकि उन्हें उन्हें ज्यादा गिलास तोड़ा है। ये नहीं उसने सोचेगा कि इसने गलती से तोड़ा है और हम जो है जानबूझकर तोड़े हैं। ठीक है। इस अवस्था का बच्चा क्या सोचेगा? कि वह कहेगा राम ज्यादा गलत है क्योंकि उसने ज्यादा गिलास तोड़ा है, लेकिन असल में क्या है? श्याम ज्यादा गलत है क्योंकि उसका इरादा गलत था। चलिए, आई होप इसको आप लोग समझे होंगे। अब दूसरा देखते हैं, ये हम पढ़ा दिए हैं। अब अगला है स्वायत्त नैतिकता। याद है कि दूसरा अवस्था नैतिक विकास के स्वायत्त नैतिकता की अवस्था, ये 9 से 11 वर्ष यानी 8 वर्ष से ऊपर। इस काल में नैतिकता जो है बच्चों में के समकक्ष अर्थात मित्रों के बीच के संबंधों से विकसित होता है। इस अवस्था में बच्चा का अब जो है मित्र मंडली में वो चला जाता है, ग्रुप में चला जाता है। तो बच्चा जो है अब उसका जो नैतिकता का विकास होता है वो दोस्तों को देख करके, समाज में देख करके, अपने से जो समकक्ष मित्र होता है उसको देख करके होता है। वो अपने मित्रों के संबंधों के द्वारा न्याय का एक ऐसा दर्शन उभरता है जिससे दूसरे के अधिकारों के संदर्भ में चिंता एवं
पारस्परिकता का भाव दिखता है। बच्चों में सोचने की प्रवृत्ति होती है, नियम एवं कानून लोगों द्वारा निर्मित किए गए हैं। अब वो सोचने लगता है कि नियम और कानून जो है लोगों के द्वारा बनाया गया है, जिसे बदला भी जा सकता है। ठीक है, समझता है कि नियम बदल सकते हैं, सही गलत का फैसला इरादों से अब सोच समझ कर करते हैं। यानी दोस्तों को जो है वो, अब दोस्तों को जो है अपने दोस्तों के भावों को वो समझता है। ठीक है, दोस्तों को मदद करता है। दंड से ज्यादा अब न्याय को महत्व दे रहा है। क्या है, अब न्याय, दंड से ज्यादा न्याय को वो महत्व देता है। यही है स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। आप लिख सकते हैं इसमें पहला पॉइंट कि समझता है कि नियम बदल सकता है, सही गलत का फैसला इरादे से करता है, यानी सोच समझ के करता है, दूसरों के भावों को समझने लगता है। अब जो है वो समझता है कि नियम में जो है क्या है, बदलाव हो सकता है, ये बता ही दिए। दंड, और दंड से वो ज्यादा अब न्याय को महत्व देता है। वो दंड से अब नहीं डरता है, वो न्याय से अब न्याय को महत्व देता है कि न्याय मिलना चाहिए। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ गए। अब जो है सही गलत का फैसला वो क्या करता है, रिजल्ट को देख करके नहीं, वो अपना सोच समझ के अब करता है सही गलत का फैसला। यही था। आई होप आप लोग इसको समझे होंगे। तो आज प्याजे का जो है जो भी टॉपिक था प्याजे से जुड़ा हुआ वो आज खत्म हो गया। अब आगे जो है क्वेश्चन आंसर में प्याजे के बारे में डिस्कशन बढ़िया से करेंगे। जो भी पॉइंट छोटा है वो उसमें डिस्कशन हो जाएगा। अब अगले पार्ट में हम लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास के अवस्था का या सिद्धांत को लेकर के हम आएंगे। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।